अगला जो भाव है वो है सात्विका भाव अवयव, ठीक है, अवयव। तो सात्विका भाव का मतलब ये हो गया कि ये जो डिसीजन जो है बेस्ड अपॉन जो हमारा जो तीन चीज है सत्व रज और तमा, ठीक है। तो सत्व रज तमा जो है उस पर बेस्ड है। तो उसके कॉम्बिनेशन पे जो है शरीर का जो बनावट है उस तरह से बताया गया है। जैसे एक अलग अलग जैसे वर्ड है ना, जैसे ब्राह्मण हो गया, हर एक देखोगे मर्चेंट का एक अलग बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। ब्राह्मण का एक अलग, जो पूजा करा रहा है उसका अलग है, जो मस्जिद में जो करा रहे हैं उन क्या बोलते हैं, पीर मौलाना। तो सबका जो एक शरीर का जो बनावट है वो अपने उस स्वभाव से अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से सुश्रुत संहिता में जो है 7 प्रकार की काया बताया गया है बेस्ड अपॉन, देखो जिस तरह का जो गुण आएगा, जैसे किसी के अंदर सिर्फ सत्व गुण आएगा तो वो जो है ओबियसली है कि वो ब्रह्म काया की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। जैसे रजह का, तो ये दोनों जैसे नेगेटिव पोटेंसी वाले हैं और ये पॉजिटिव पोटेंसी वाले हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो कैरेक्टर्स इनमें मिलेंगे उस हिसाब से जो है शरीर या उसके वर्ण बनेंगे। जैसे ब्रह्म काया, महेंद्र काया, वरुण्य काया, कुबेर काया, गंधर्व काया, याम्य काया एंड ऋषि काया, ठीक है। और चरक संहिता में जो है इसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से जो है, इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो है अलग अलग गुण बताए गए। जैसे जिसके अंदर सत्व गुण ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली वो क्लीनिनेस ज्यादा रहेगा, ठीक है, स्वच्छ। जिसके अंदर तमा ज्यादा रहेगा वो द्वेष ज्यादा रहेगा, बदला लेने की भावना, ठीक है। स्मृति सत्व, मोह रज, त्याग सत्व, मात्सर्य सत्व प्लस रज, शौर्य सत्व प्लस रज, ठीक है, भय रज, क्रोध रज प्लस तमा। तो इस तरह करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे अलग अलग जो है गुण बताए गए हैं, ठीक है। अब हम गर्भ शरीर के लास्ट पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। और लास्ट पार्ट में अभी तक हमने ऋतु चक्र को पढ़ लिया, उसमें रजस्राव काल को पढ़ लिया, ऋतु काल को पढ़ लिया, ऋतु व्यतीत काल को पढ़ लिया। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होता है तो गर्भ वृद्धि कर भावास, गर्भ पोषण, गर्भाधान, और उसके बाद मासानुमासी का गर्भ वृद्धि, उसमें पुंसवन कर्मा वगैरह इतने सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। उसके बाद में जो भावाज हैं उसको डिस्कस किया है। उसके बाद में जो है हम लोग ने अंग प्रत्यंग का निर्माण कैसे होता है उसको डिस्कस किया। अब लास्ट का जो पार्ट है कि अगर कुछ कारणों से या कुछ जो हमारे आचरण है, अगर हमने ऋतु चक्र का पालन नहीं किया, अगर हम अपने उस समय आचरण को के हिसाब से अपने बिहेवियर को फॉलो नहीं किया अच्छे से, जैसे कि अगर रजस्राव काल के समय अगर मैथुन हो रहा है और उस समय गर्भ की उत्पत्ति हो गई, तो उस समय भी रजस्राव काल के समय अगर मैथुन होता है तो अबॉर्शन हो सकते हैं। अबॉर्शन, चांसेस ऑफ अबॉर्शंस आर मोर, ठीक है। अगर जो रेजिमेंट ऋतु काल में बताया गया है अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो किस तरह के अबॉर्शंस होंगे, किस तरह के कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होंगे, किस तरह के बीज दोष हो सकते हैं, और
लास्ट जो है बेस्ड अपॉन दोषाज, ऐसे कौन से दोषाज होंगे जो प्रॉपर रेजिमेंट को अगर नहीं फॉलो करते हैं, तो ऐसे कौन से दोषाज विकृत होंगे जिसकी वजह से अबॉर्शंस हो सकते हैं। और लास्ट में बीज दोष, ठीक है, उसके वजह से कौन कौन से कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं, कौन कौन से मतलब अबॉर्शंस हो सकते हैं। अब हम लास्ट में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो कि अगर आप स्त्री और पुरुष जो कपल है और अगर वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें दोनों की सहमति होती है कि प्रेगनेंसी प्लान करना है, ठीक है। अगर मैथुन होता है तो दोनों का एक्सेप्टेंस होता है, राइट, नेचुरली। तो वैसे समय में जब हम गर्भ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और उस समय कह रहा है कि माता पित्रोस्तु नास्ति नास्तिकयाद शुभश्च पुराकृते है वातादीनाम प्रकोपेण गर्भो वैकृतम आपनुयात। यानी कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए कपल अगर प्लान कर रहे हैं और वैसे समय पे अगर आप अपने पार्टनर में फेथ नहीं दिखा रहे, ठीक है, आप अपने अपोजिट पार्टनर में फेथ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। फेथ नहीं दिखाने की वजह से क्या होगा, अगर पेरेंट्स फेथ नहीं दिखा रहा है और उस समय अपने पुराने कर्मों को अगर ऐसे याद कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज के समय में अगर एग्जाम्पल लो तो जैसे कि मान लो एक शादीशुदा कपल है और ऐसे समय में प्रेगनेंसी प्लान करने के समय में अगर वो अब किसी पुराने पार्टनर के साथ जो किया हुआ संभोग है उसको याद कर रहा है, तो उसके भी प्रभाव गर्भ पे पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को याद कर रहे हैं कि मैंने वो चीज गलत किया है, ठीक है। तो इफ एनी एज सच, अगर वो पहला तो है कि आप अपने पार्टनर में फेथ नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने पुराने कर्मों को याद कर रहे हैं उस समय, तो इससे क्या होगा कि वायु जो है, वायु का प्रकोप होगा और वायु के प्रकोप होने से जो है अबॉर्शंस होने के चांसेस है या गर्भ को आघात पहुंच सकता है, ठीक है। सो ऐसे आघात का पहुंचना ही कॉन्सेप्ट बनाया है गर्भो उपघातकर भावास, ठीक है। आगे आचार्य कहते हैं कि तदा प्रवृत्ति वैवाया, वैवाया मतलब संभोग करना, व्यायामति तर्पणम अति कर्षणम तर्पणम व्यायाम वैवाय दिवा स्वप्न रात्रि जागरण शोक चिंता भय मुक्त उटुकासन च एकांतः स्नेहादि क्रिया शोणितम ओक्षणम च अकाले वेग विधारणम च न सेवेत। यानी ये कह रहे हैं कि जब अब जो है मैंने रजस्राव काल के बारे में बात कर लिया कि अगर वहां वो अपने पार्टनर में फेथ नहीं दिखा रहे हैं और अगर अपने पुराने कर्मों को याद कर रहे हैं, तो रजस्राव काल में या रजस्राव काल में अगर आप क्वाइटस कर रहे हैं या ऋतु काल में जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वैसे समय में, तो जब एक लेडी कंसीव कर गई है, ठीक है, तो क्या क्वाइटस करना चाहिए? कंसीव जब गर्भ के व्यक्त लक्षण हो गए तो क्वाइटस करना है? नहीं, वन शुड अवॉइड क्वाइटस। क्या उस गर्भिणी को फिजिकल एक्सरसाइज करना है? अव्यायाम वैवाय अव्यायाम और
क्रेव ओवर सेटिस्फैक्शन। तो जैसे किसी चीज को थोड़ा खाने से भी अगर सेटिस्फैक्शन होकर के भी अगर उस चीज का क्रेव आ रहा है तो उससे बचना चाहिए। डाइट कंट्रोल, मुझे पतला ही रहना है, मैं ये ज्यादा खाऊंगी, तो वो जो चीज गर्भ के लिए इंपॉर्टेंट है, गर्भ का पोषण के होने के लिए, वो सब खाना है। ऐसा नहीं कि डाइट कंट्रोल करना है। दिन में सोना, रात में जागना, चिंता करना, लंबी जर्नी करना। प्रेगनेंसी में ऐसा बोला जाता है। आप लोग लंबे सफर पे कोई निकलता है क्या? नहीं निकलता है। ज्यादा चिंता करना, डरना। कुछ ऐसे आसन है जैसे उत्कुट आसन, अकेले रहना, दारू का सेवन करना, मांस का आहार ज्यादा करना, ज्यादा स्निग्ध चीज खाना। ऐसे कुछ बीमारियां जहां पे रक्त मोक्षण, खून निकालने वाला इलाज है, वैसे बीमारियों, वैसे इलाजों से बचना चाहिए। और जो उसके वेग हैं, जो वेगना, जो ऐसे वेग जिसका धारण नहीं करना है, ठीक है, वो सब चीजों, अगर वेग का धारण करती है, कोई मोशन पे कंट्रोल कर रही है, यूरिन पे कंट्रोल कर रही है, ऐसे अगर वेग का धारण कर रही है, तो उससे क्या होगा कि गर्भ को, प्रेगनेंसी को आघात पहुंच सकता है, चांसेस ऑफ अबॉर्शंस बढ़ जाते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? तो कंसीव होने के बाद अव्यायाम, ज्यादा अव्यवाय, सेक्स में ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। अव्यायाम, ज्यादा फिजिकल नहीं करना चाहिए। तर्पणम, ठीक है, तो कोई चीज का क्रेविंग ज्यादा नहीं रखना चाहिए। कर्षणम, ऐसे कोई चीज नहीं करना चाहिए। कर्षण मतलब कोई किसी चीज का कम होना। तो ऐसे कोई भी ऐसी डाइट नहीं रखना चाहिए जो शरीर को कर्षण, मतलब वजन कम करे, ठीक है, इस तरह के। दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना चाहिए। रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। शोक चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है, डरना नहीं है, ज्यादा सवारी नहीं करनी है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, उत्कुट आसन में नहीं बैठना है, ठीक है, रक्त मोक्षण जैसे ट्रीटमेंट नहीं लेना है। इन सबको, और वेग का जो वेग का जो धारण नहीं करने के लिए बोला गया है, अगर उन वेगों को धारण करती है तो इससे गर्भ को आघात पहुंचता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्भ उपघात कर भावाज को बेसिक समझने के बाद में अब जो हम स्पेसिफिक गर्भ उपघात कर भावाज को पढ़ेंगे। जैसा कि जितने भी आचार या विहार प्रेगनेंसी के टाइम पे बताया गया है, अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उससे गर्भ को आघात पहुंच सकता है। उसी तरह कुछ आघात इन स्पेसिफिक बताए गए हैं। जैसे अगर रजा काल के समय में अगर अननेचुरल सेक्स होता है या क्वाइटस होता है या मेंसेस के टाइम पे अगर कोई सेक्स करता है, तो उस वजह से रजा काल के समय में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके वजह से गर्भ की विकृति हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ठीक से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है तत्र प्रथम दिवसे, ठीक है, पहला दिवस मतलब जब मेंसेस शुरू हुआ उसके पहले दिवस में अगर मैथुन करता है कोई, ठीक है, मैथुना गमनम आयुष्यम न आयुष्यम, तो उसका आयु का ह्रास होता है, ठीक है, उसके आयु का ह्रास होता है, ठीक है, क्योंकि रजा काल के समय किसी भी स्त्री को काम की इच्छा नहीं होगी, लेकिन उसका जो अपोजिट पार्टनर जो अगर जबरदस्ती कर रहा है तो या उसके इच्छाओं को लेडी पूरा कर रही है, तो मैथुन करने से उसके अपोजिट पार्टनर की आयु का ह्रास होगा, उसका जो उम्र होगा सो उम्र का ह्रास होगा। उसके बाद पुंसा, ठीक है, या तो वो नपुंसक या उसके
प्रोजनी को बढ़ाने में या उसके स्पर्म के वीर्य में कमजोरी आएगी। पहला, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइफ स्पैन ऑफ द हस्बैंड में रिड्यूस एंड द फीटस में इमीडिएटली डाई आफ्टर बर्थ। ठीक है, अगर कोई मेंसेस के टाइम में अगर उसका हस्बैंड हो या कोई अपोजिट पार्टनर उसके साथ अगर संभोग करता है या क्वाइटस करता है तो हस्बैंड के लाइफ पे उसका जो आयु है उसका ह्रास होगा, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो फीटस जो है डिलीवरी होने के तुरंत बाद या इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है। आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डेथ। अगर मेंसेस के सेकेंड डे पे अगर क्वाइटस होता है तो अगेन लाइफ स्पैन ऑफ द हस्बैंड में रिड्यूस एंड फीटस में डाई इमीडिएटली। सेम थिंग तीसरे दिन, अगर तीसरे दिन में अगर क्वाइटस होता है तो हो सकता है कि जो बच्चा डिलीवर होगा उसके अंग प्रत्यंग का निर्माण ठीक से नहीं होगा। ठीक है, और चौथे दिन पे अगर करता है तो नेचुरल प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड फुल्ली डेवलप, तो बच्चे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पोस्टपार्टम का मतलब हो गया डिलीवरी के बाद, बच्चा डिलीवर हो गया, डिस्चार्ज होकर के जो है अब वो लेडी आ गई, और उसके बाद अगर सेक्स में इंटेलिजेंस होती है अपने अपोजिट पार्टनर से तो अगेन लाइफ ऑफ मतलब उसके अपोजिट पार्टनर हस्बैंड पे जो है आयु का ह्रास बताया गया है, उसका उम्र कम हो जाएगा, इस तरह से बताया गया है। ठीक है, यस। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि ड्यूरिंग रजह काला, जब मेंस्ट्रुअल एक लेडी का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर क्वाइटस होता है तो क्या क्या इल इफेक्ट्स उसके हस्बैंड पे या फीटस पे, अगर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे पे क्या क्या इल इफेक्ट्स पड़ सकता है, फीटस पे क्या इल इफेक्ट्स पड़ सकता है, जिसकी वजह से गर्भ का विकृति हो सकता है या उसका आघात हो सकता है, या दैट में लीड टू अबॉर्शंस, ओके, और इट में लीड टू कंजेनाइटल एनोमलीज। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन के समय में जब शुक्र का ग्रहण होगा, सो व्हेन द एजुकेटेड स्पर्म विल रीच और विल अप्रोच द ovum, when these sperm cells will approach the ovum for its fertilization, तो वैसे समय में ड्यूरिंग क्वाइटस ऐसे कौन कौन से रेजिमेंट्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। तो आचार्य ऐसा कहते हैं कि जब क्वाइटस के समय में या ऋतुकाल के समय में जब क्वाइटस होता है तो ऐसे लेडी से क्वाइटस करने से बचना चाहिए। अगर किसी को लेडी को क्वाइटस के समय ज्यादा भूख लगा हो, हंग्री है लेकिन क्वाइटस करना चाहती है, ठीक है, अति क्षुधिता, डरी हुई है, पता चला आपका अपोजिट पार्टनर डरा हुआ है किसी चीज से और आप अगर क्वाइटस कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन, दो पार्टनर आपस में से जो है क्वाइटस कर रहा है और एक का पता चला ध्यान कहीं और है, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, ठीक है। ग्रीफ, दुखित होकर के कर रही, फॉर एग्जाम्पल आपके जो ये पेड जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ग्रीफ, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, दुखित है, इसीलिए तो वो सेक्स वर्कर बनी हुई है, अपना पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। एंगर, गुस्सा, तो ऐसे औरतें जो अति क्षुधिता, जो अति क्वाइटस के समय भूखी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, ज्यादा डरी हुई हो, दुखित हो और ज्यादा गुस्सैल हो, ऐसे लेडियों से क्वाइटस करना बचना चाहिए। एक मेल उसकी या उसके अपोजिट पार्टनर को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी कारणों से जो है या तो गर्भ की विकृति हो सकती है
या तो कंसीव नहीं कर सकती है, या नहीं तो इन सब कारणों से वायु की वृद्धि होने की वजह से जो है गर्भ में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, और पता चला कि क्वाइटस के समय में क्वाइटस एक पार्टनर के साथ चल रहा है, लेकिन आप जो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो हो नहीं रहा है, और आप यू आर प्लानिंग फॉर अ सेकंड पार्टनर। तो इन सब चीजों मतलब कहने का मतलब है, ये जो रेजिमेंट्स है, ये जो व्यवहार है, ये हैबिट्स है, इन सबको अगर नेचुरल वे में रखा जाए तो गर्भ की विकृति कम से कम होगी, या आगे चल करके उस लेडी को प्रोजेनी कैरी करने में या प्रेग्नेंट होने के लिए जो है दिक्कतें नहीं होंगी। सो एज ऑफ नाउ ऋतुकाल के समय में या क्वाइटस जब भी हो रहा है तो ऐसी औरतों से बचना चाहिए। सो कोई अगर किसी को भूख लगा हुआ है, बहुत जोर की भूखी है और वो क्वाइटस में इंडल्ज हो रही है, तो ऐसे स्त्रियों से बचना चाहिए। ज्यादा डरी हुई हो, या ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या ज्यादा दुखित हो, या ज्यादा गुस्सैली हो, तो क्वाइटस के समय में अगर ये किसी भी प्रकार का बिहेवियर अगर उसका दिख रहा है तो क्वाइटस से बचना चाहिए उसके अपोजिट पार्टनर को। तो गर्भ विकृति में हमने संभोग की अवस्था, रजकाल या रजस्राव की अवस्था में करने से क्या गर्भ विकृति हो सकता है, फिर ऋतुकाल या शुक्र का एजुकुलेशन के समय जो है किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए वैवाह अपोजिट पार्टनर के साथ अवॉइड करना चाहिए, हमने उसको देखा। और अब जो है जो देख रहे हैं कि ये सब चीजों में इंडल्जेंस होने से ड्यू टू इम्प्रॉपर रेजिमेंट किन किन दोषों की विकृति हो जाती है। ठीक है, अगर दोष विकृत होते हैं, अगर दोषांश विकृत होते हैं तो कैसे गर्भ की विकृति हो सकती है। सो इन प्रेग्नेंट लेडी whichever part is affected due to doshas, vitiation or by external injury, the same part deformity may be seen in the newborn child. ठीक है, गर्भ शरीर के अब आखिरी पार्ट पे पहुंच रहे हैं। ऐसे कंजेनाइटल एनोमलीज या जो बीज दोष जिसके वजह से फीटस पे या एम्ब्रियो पे जो इफेक्ट पड़ने के बाद में जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होकर के बच्चे डिलीवर होते हैं, अब ऐसे बीज दोषों के बारे में जो आचार्य ने बताया है अब मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर मिट्टी में अगर आप कोई भी बीज अगर बोते हो, उसको प्रॉपर पानी दे रहे हो, उसकी मिट्टी भी उत्तम क्वालिटी की है, ठीक है, मौसम भी अच्छा है, बट अगर बीज का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो क्या उसका जो फल आएगा क्या वो उसी प्रकार होगा? क्या अच्छा फल होगा? वो नहीं। तो जैसा बीज रहेगा या जो उसमें दोष रहेंगे उसी प्रकार के फल भी उसमें लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से बीज दोष आचार्य ने बताया है जिसकी वजह से गर्भ की विकृति हो सकती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो बीज के बारे में आचार्य बोल रहे हैं वो कौन से बीज है? तो बोलते हैं बीजेति। वो कौन सा बीज है? आर्तव है या शुक्र है? तो बोलते हैं बीजेति शुक्र। ठीक है, तो जो शुक्र है, शुक्र रूप बीजा जनको, ठीक है, भागो बीज भाग, तो चक्रपाणी कहते हैं जिस बीज के बारे में मैं बोल रहा हूं वो अगर आपके स्पर्म्स में या जो गैमेटोजेनेसिस में अगर कुछ स्पर्म में डिफॉर्मिटी होने की वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो वैसे कंजेनाइटल एनोमलीज कौन कौन से होंगे अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ आचार्यों का मत है कि अगर शुक्र में यानी कि अगर स्पर्म में या आर्तव में जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है या स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है या oogenesis हो रहा है, ऐसे में अगर कहीं पे उनमें दोष होता है, ठीक है, एनी एबनॉर्मेलिटी इन
गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज नथिंग बट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, अगर इनमें अगर कोई दोष रहता है इन गैमेटोजेनेसिस, अगर गैमेटोजेनेसिस में अगर कोई दोष रहता है तो ऐसे कौन कौन से कंजेनाइटल एनोमलीज होंगे। उसके बाद कहते हैं बीज भाग। मान लो ठीक है बीज में दोष हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि पूरे बीज में दोष हो, बीज के किसी एक भाग में दोष हो सकता है, तो बीज भाग। अगर इसमें कोई दोष है तो कौन से कंजेनाइटल एनोमलीज होंगे। और तीसरा कहते हैं बीज भाग अवयव, तो बीज के भाग का भाग, ठीक है, जिसमें से अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर ले लेता हूं तो उसमें भी कुछ इश्यूज होने के कारण या दोष होने के कारण कौन कौन से कंजेनाइटल एनोमलीज होंगे उनके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। तो बीज भाग जो है दिस पार्ट, इसमें कहते हैं पार्ट ऑफ द बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर अवयव। तो या तो हो सकता है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट में डिफॉर्मिटी हो विच इज केपेबल ऑफ ऑफस्प्रिंग में दिक्कत आ सके, या तो बीज भाग अवयव यानी कि बीज के भाग के किसी एक भाग में या किसी एक कण में अगर कुछ दोष होते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग देने में कुछ एनोमलीज आ सकता है। ठीक है, तो इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो है दिक्कत आ सकता है। अब ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो बोलते हैं बीज दोष की वजह से हो सकता है, और वो बीज दोष शुक्र में भी हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हो सकता है, या oogenesis में भी हो सकता है। दूसरा बताया है आत्मा कर्मा, आत्मा शुक्र शोणितो गर्भाशय स्तंभ आत्मा प्रकृति। ठीक है, तो आत्मा जो है अगर उसमें कोई दोष है, ठीक है, तो आत्मा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, आत्मा जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आ रही है, अगर उसमें कुछ प्रीवियस बीट्स में दिक्कत है तो उसके वजह से भी हो सकता है। आशय दोष, ठीक है, पूर्व जन्म कर्म के फल का दोष हो सकता है। काल दोष, ऋतु काल में दुष्टि, ठीक है, आपके पूरे ऋतु चक्र में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से हो सकता है। और लास्ट में बताया है कि अगर गर्भिणी परिचर्या ठीक से नहीं होता है, अगर माता आहार विहार अगर अच्छा नहीं रखती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इफ देयर इज इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल ऑफ द मदर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, दैट मे ऑल्सो लीड टू कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज इन द fetus. So we have already discussed about the concept of bija, bija bhaga and bija bhaga avayava based upon gametogenesis or the structural changes in the genetical characters or the chromosomal characters. What Acharya Charka has explained in terms of bija dosha and bija bhaga avayava doshas. And some of the deformities due to these doshas in the fetus or the delivered childs, what we see in the society is there are many children due to these congenital anomalies. What we see in the society is we must have seen many children with a cleft lip. You can see this area, okay, the lips are not joined together, okay, we call it as cleft lip, okay, clubbed foot, okay, पैर की उंगलियां, clubbed fingers, पैर की उंगलियां जो है वो पूरा सेपरेट नहीं है, पूरा जुड़ा हुआ एक साथ है, ठीक है, या clubbed foot, okay, the foot is together. उसके बाद साइनोटिक हार्ट डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बोलते हैं ना बच्चे के दिल में छेद है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। कुछ बच्चों में ऐसा दिखा होगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स,
टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन IDDM, whether it is insulin dependent or non insulin dependent, क्योंकि उसमें इंसुलिन जो पैनक्रियास जो है इंसुलिन सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरसन बने ही नहीं, बीटा सेल्स है ही नहीं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंजेनाइटल एनोमलीज। उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस आएगा, ठीक है। बेस्ड अपॉन कुछ बच्चों के कलर के बेस्ड पे कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज है, जैसे फोटोपिगमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, फोटोपिगमेंटल डिसऑर्डर्स। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिफेक्ट इन द सेंस ऑर्गन्स। पता चला कोई बच्चा पैदा होने के बाद बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, इस तरह के भी हैं सोसाइटी में, कुछ बच्चे दिखेंगे, ठीक है। या उनकी या मतलब जो उनके जो डेवलप माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग के माइलस्टोन्स, वो सब नहीं रहते हैं। सेंसरी डिसेबिलिटी, कुछ क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, सुना होगा नाम डाउन सिंड्रोम। विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ऑटिज्म आजकल बच्चों में काफी दिख रहा है, ऑटिज्म के केसेस। तो ये सब कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज हैं जिसको हम, जो आचार्य चरक ने बताया है, उस हिसाब से हम कोरिलेट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ऑल दोस। ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, एंसिफेली, क्रेनियो एक्यूस्टियोसिस, ठीक है, इसका और इसका पूरा सेपरेशन नहीं हुआ है। स्पाइन का दो भाग में बढ़ जाना, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। B12 के डिफेक्ट से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। एंसेफेलोसील, क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा, देन एंसियोफिल। तो इस तरह के बहुत सारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स जो है, इट मे बी ड्यू टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑल्सो, ये सब बीमारियां जो है बच्चों में जो है होती हैं, ठीक है।